वेलकम बैक। कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का एक बारी फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए लगाई जा रही है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट क्लास हमारी सॉइल और सोलम से रिलेटेड थी और उसकी क्लास 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 में एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल और सोलम से संबंधित जो आरंभिक बातें होती हैं उन पर हम अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास नंबर 2 है, सॉइल चैप्टर से रिलेटेड क्लास नंबर 2 है। ये क्लास बच्चों जो है आज हमारा जो सॉइल का चैप्टर है उसको आगे बढ़ाने वाली क्लास है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बच्चों काली मिट्टी का। इसमें करेंगे बच्चों काली मिट्टी का। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो पहला है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ रेगुड, ऑल्सो नोन एज द रेगुड। तो काली कपास के जो अदर नेम्स की बात करें तो अदर नेम इसका क्या है बच्चों? रेगुड मिट्टी है। क्या है बच्चों? तो रेगुड मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अब जो काली मिट्टी के बारे में जो विशेष ख्याति है, उसके अलावा रेगुड के अलावा इस मिट्टी को ट्रॉपिकल ब्लॉक कहा जाता है। ट्रॉपिकल ब्लैक कलर कोड होता है इसका, ट्रॉपिकल ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। साथ में ही इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। यानी मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक जो मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली जो मिट्टी मानी जाती है उस मिट्टी का नाम क्या है बच्चों? ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। उसके अलावा अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों इस मिट्टी का नाम क्या है? चेरोनिज्म। क्या नाम है बच्चों? चेरोनिज्म इसको कहा जाता है। ओके, इसके बाद बात करें कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत सारे बच्चे इस सेगमेंट में फंसते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, पृथ्वी का जो भूगर्भ है, पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाला जो मैग्मा होता है, लावा होता है, वह पृथ्वी के अर्थ सरफेस पर जब बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है और जैसे ही जब वो बाहर आता है और फैलता है तो बच्चों उसका जो नेचर होता है काफ़ी गर्म होता है। और गर्म नेचर होने के कारण बच्चों गर्म नेचर होने के कारण वह मिट्टी, वह जो लावा है, आसपास के एरिया के सभी जो एलिमेंट्स उसको मिलते हैं या सभी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल उसको मिलते हैं उन सबको क्या कर देता है बच्चों? वो जला देता है। और उनको जलाने से एक फ्लाई ऐश का एक लेयर, जब लावा ठंडा होकर जम जाता है तो फ्लाई ऐश का राख का एक लेयर ऊपरी सरफेस पर जम जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, वो जलने के बाद उनका जो कलर कोड है वो कैसा जाता है? फ्लाई ऐश के रूप में, एक काले रंग के रूप में जो है हो जाता है। तो यही जो ऊपरी मिट्टी है, यही जो मिट्टी है बच्चों, यही मिट्टी बाद में काली मिट्टी कहलाती है। अब आम भाषा में तो बच्चों आपके गांव के आसपास एरिया में मिलने वाली जो काली मिट्टी है, आपके गांव के आसपास जो मिलने वाली काली मिट्टी है, वह काली मिट्टी एक्चुअल में डाकन मिट्टी कहलाती है, वह काली मिट्टी नहीं होती। विशेष तौर जो काली मिट्टी भारत में पाई जाती है वो जो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मिलती है, और वहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मिलती है। और उन राज्यों की बात करें तो बच्चों वहाँ पर आदिम काल में कहीं न कहीं लावा का प्रसार हुआ है, और लावा के प्रसार होने की वजह से वहाँ पर कपास की खेती बड़े स्तर पर होती है। अब आगे चलते हैं। अब देखो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है ये मिट्टी? तो यह देश के लगभग 5.56 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, जिसका परसेंटेज रेशो की बात की जाए तो 15.2%। कितना है? 15.2% है। इसमें प्रमुख रूप से समूचा महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जालौन, हमीरपुर, बांदा और झांसी के जनपद आदि क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। झांसी जनपद आदि इसमें सम्मिलित है। अच्छा, अब इस बात पे भी गौर करें कि जो काली मिट्टी है इसमें किन किन तत्वों का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, कौन कौन से एलिमेंट इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख होते हैं, तो उस पर भी एक चर्चा हम देख लेंगे बच्चों। तो देखते हैं
इसका रंग पहले तो सबसे पहले ये देखिए, इसका रंग चेस्टनट की तरह कैसा है बच्चों, काला होता है। और इसमें सामान्यतः इसमें लोहा चूना, सामान्यतः नॉर्मली इसमें लोहा चूना यानी आयरन और कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है। साथ ही इसमें बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। अब कमी की बात की जाए तो भारत देश में मिलने वाली जितनी भी मिट्टियां हैं बच्चों, उनका अगर कॉमन पॉइंट देखें, उनका अगर हम कॉमन पॉइंट देखें कि कॉमनली सबसे ज़्यादा कमी भारतीय मिट्टियों में क्या पाई जाती है, तो कॉमनली बच्चों नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस और तीसरा है पोटास, और साथ में हम अगर लगा देंगे ह्यूमस। क्या लगा देंगे बच्चों? ह्यूमस। तो ह्यूमस जो है वो भी भारतीय मिट्टियों में पाई जाने वाली एक प्रमुख कमी के रूप में हमारे सामने आती है। इसीलिए किसान अपनी फसल को जब उगाता है तो फसल उगाने के साथ में नाइट्रोजन का एड ऑन, नाइट्रोजन का बैग जो है या नाइट्रोजन का एड ऑन किसान जो है खेत में डालता है। अब इस बिहार पर हम आगे चले। अब बच्चों इस बिहार पर हम जब आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि ये सारी चीज़ें तो सब ठीक है, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इस मिट्टी के साथ आती है वो बच्चों कि इसकी जो हार्डनेस है। क्या बच्चों? इसकी जो हार्डनेस है ये ज़्यादा रफ, ज़्यादा बारीक कण इसके नहीं मिलेंगे, ज़्यादा इजीली इसको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये थोड़ी सी कमी इसमें देखने को मिलती है। और साथ ही हम ये भी देखें इस तरह की मिट्टियों की जो कमियां हैं उनकी उपजाऊ क्षमता बनाने के लिए ICAR के अनुसार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि अगर हम मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को 4:2:1 में अगर हम एड ऑन मिट्टी में डालेंगे तो उससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। साथ ही मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, साथ ही बच्चों मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम विशेष तौर पर ऑर्गेनिक एडिटी का भी यूज़ करेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक एडिटी है उसमें प्रमुख फसल के रूप में एक आती है मूंग और दूसरा क्या आता है? जंतर आता है। क्या आता है बच्चों? जंतर की खेती आती है। तो इस बिहार पर ये सब जो इसकी जो प्रमुखता है वो क्या है बच्चों? लोहा चूना यानी आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम, साथ ही पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता यहाँ पर देखने को पाई जाती है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके ऊपर एक बढ़िया सा जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है? तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो मेनली किससे मिला हुआ है? डेक्कन प्लेटू पर मिलने वाला जो सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेटू पर मिलने वाला जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है बच्चों, वो एक्चुअल में ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। एक्चुअल में जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, ये वाला जो एरिया है भारत में, ये किससे बना हुआ है? ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। और जो नीचे वाला जो एरिया है, सुदूर साउदर्न वाला जो एरिया है, मोस्ट साउदर्न हिस्सा है जो भारत का, वो किससे बना हुआ है? तो वो हिस्सा बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है ये बना हुआ बच्चों रेड सॉइल से। किससे बना हुआ है? रेड सॉइल से ज़्यादातर बना हुआ। तो बच्चों इस बात पर जरूर जोर डालें। 9th क्लास की NCERT में फिजिकल डिवीजन ऑफ चैप्टर, उसका सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है 9th क्लास के NCERT में कि भारत का जो सेंट्रल हाईलैंड है वो किससे बना हुआ है बच्चों? ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, और साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है वो रेड सॉइल से बना हुआ है। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद कौन सी मिट्टी, इसके बाद इसमें और चीज़ें क्या है? तो देखो बच्चों, सामान्यतः काली मिट्टियाँ मृदुमय, गहरी और अपारगम्य में होती हैं। यहाँ पर ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेली एंड डीप एंड इम्पेरेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, जनरली क्लेड, डीप एंड इम्पेरेबल। अब इम्पेरेबल का मतलब क्या है? मृदुमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी भी हो जाती हैं, सूखने पर यह सिकुड़ जाती है और एक समय ऐसी प्रतीत होगी कि जैसे यह सबक की जुताई हो गई है, कि इसकी जुताई अपने आप हो चुकी है, इसको कल्टीवेट नेचर ने अपने आप ही कर दिया। अब आगे चलते हैं। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के अक्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक क्या बनी रहती है बच्चों?
नमी बनी रहती है। लंबे समय तक क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। तो यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ड्यू टू विच इट प्रोवाइड मॉइस्चर रेन फेड क्रॉप्स स्पेशली इन द ड्राई सीजन। आप जब समाचार पत्रों में, जैसे कि अब हरियाणा व पंजाब में जितनी बारिश होनी चाहिए थी मानसून के सीज़न में, उतनी बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। तो ऐसे में जो पत्रकार जो फोटो लेते हैं कि भारत में इन हिस्सों में बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई है, तो क्या करेगा? काली मिट्टी पर किसान को बैठा देगा जिसमें ऑलरेडी दरारें बहुत ज़्यादा हुई होंगी, और वहाँ पर उसकी फ़ोटो लेना पसंद करेगा, और वही आपके अखबार में देखने को मिलती है। तो सीधे सीधे जिस मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलती हैं सूखने पर या पानी या गर्मी के सीज़न में, तो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? काली मिट्टी कहते हैं। और इस आधार पर इस मिट्टी का जो नाम है वो स्वतः पानी धारण करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो हिंदी में स्वतः पानी धारण करने वाली, स्वतः पानी धारण करने वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके कारण विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों का शुष्क ऋतु से भी नमी इसमें मिलती रहती है। कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी में अरहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट अरहर, गेहूं, जवार, मिलेट्स और मिलेट कहें, अलसी, सरसों, टोबैको, मूंगफली आदि इसमें खेती की जाती है। अब इसी आधार पर जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है, तो बच्चों कपास की खेती सबसे ज़्यादा का जो उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। वहीं अगर मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली का उत्पादन भी कौन राज्य करता है सबसे ज़्यादा? तो बच्चों गुजरात राज्य करता है। कौन करता है? गुजरात राज्य करता है। अब इसी आधार पर जब हम एनडीए का क्वेश्चन देखेंगे, तो एनडीए का क्वेश्चन एक बार हमें जरूर देखना चाहिए कि एग्जामिनर ने रियलिटी में इसमें क्या डाला है। तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन इसका क्या रहा है। एक बार मैं जो प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है वो हम जो है ऑन कर लेते हैं, और उसमें जब एग्जाम्स में जाएंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पर तो भाई ये वाला लग रहा है, और बड़ा ही कॉमन पेपर मिलता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, बहुत इजी मिलेगा। आप बिल्कुल भी इस बात से ना घबराएं कि इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन देगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 103, और क्वेश्चन नंबर 103 में आप देखो कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आदर्श है? अब उसने सीधा बच्चों काली मिट्टी तो इस ऑप्शन में नहीं लिखा, सीधा इसमें काली मिट्टी तो ऑप्शन में नहीं लिखा है, बल्कि क्या नाम दे दिया? रेगड़ मृदा। क्या नाम दे दिया बच्चों? रेगड़ मृदा का नाम दे दिया। अब इस आधार पर चल के देखें तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? रेगुड़ मृदा है। क्या है बच्चों? रेगुड़ मृदा है। अब स्पेलिंग एरर भी देख लीजिए, अगर यूपीएससी ने टाइप किया है तो मतलब बहुत कुछ अच्छा ही होगा। तो सीधी सी बात है, आप जो आम भाषा में रेगुड़ मिट्टी बोलते हो वो रेगुड़ मिट्टी नहीं कहा जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? रेगड़ मिट्टी इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन और एग्जैक्ट इसका स्पेलिंग होता है। क्लियर है बच्चों? अभी आगे चलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो यूपीएससी एनडीए 2023 में शायद फर्स्ट है कि टू है, शायद 2 है, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। उसके साथ यानी जैसे हमने ब्लैक सॉइल को कंप्लीट किया वैसे ही हमने आपके सामने क्या किया? आंसर सोल्व किया किसका? एनडीए के क्वेश्चंस का। चलिए आगे चलते हैं बच्चों और नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो 106 क्वेश्चन तो हम लास्ट में भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, और वापस हमारा जो टॉपिक है वही है कि हमारी जो काली मिट्टी थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर लाल व पीली मिट्टी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाल एवं पीली मिट्टी। तो लाल एवं पीली मिट्टी की बात करें तो बच्चों ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारी मिट्टियों का। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि
लावा जो होता है पृथ्वी पर हम जिस भूस्तर पर रहते हैं ये एक्चुअल में प्लेट्स हैं। क्या है? प्लेट्स। और ये अब पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है। पृथ्वी के ऊपर ऐसी 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 छोटी प्लेट्स हैं। ये जो 20 छोटी प्लेट्स हैं और ये जो 7 बड़ी प्लेट हैं जिनको हम महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, पृथ्वी की गति के कारण ये भी क्या रहती हैं? घूर्णन गति में रहती हैं, गतिशील रहती हैं। तो सीधी सी बात है, इनमें टकराहट निश्चित है। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो सीधी सी बात है, क्या होता है बच्चों? घर्षण होता है। क्या होता है बच्चों? घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है। और जब फ्रिक्शन होगा तो आप खुद सोच के देखो, तापमान यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पर मिलने वाली सभी जो चीज़ें हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? पिघली हुई अवस्था में वो कन्वर्ट हो जाएंगी, पिघली हुई अवस्था में बदल जाएंगी। और पिघली हुई अवस्था का यह जो मैग्मा है यह बाहर आता है। यह जो मैग्मा है यह बाहर आता है और हीट इफेक्ट के कारण ये बाहर आता है। और बाहर आने पर यह नई शेप पृथ्वी की भू सतह की नई शेप्स क्रिएट कर देता है, नई भू आकृति को जन्म देता है। और यही नई भू आकृति बच्चों नई चट्टानों को बनाती रहती है और उनके पुरानी चट्टानों के स्वरूप को बिगाड़ती रहती है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि जब लावा पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाता है और आसपास की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंटिटी को आपस में जला देता है हाई टेम्परेचर की वजह से, और उससे बनने वाली जो राख होगी, जब लावा ठंडा होकर जम जाएगा तो राख ऊपरी सतह पर रहेगी। वही जो ऊपरी सतह की जो राख है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? काली मिट्टी बोल देते हैं। जब लावा की ऊपरी सतह है काली मिट्टी का जब अपरदन हो जाता है, चाहे मानवीय कारणों से या फिर प्राकृतिक कारणों से, जैसे कि किसी नक्षत्र में अत्यधिक वर्षा होने से, जैसे कि किसी नक्षत्र में वहाँ की मिट्टी को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाना वहाँ के किसानों के द्वारा, जैसे कि जो दक्षिणी हरियाणा राज्य है, जो दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र है, वहाँ पर बालू रेत की संख्या बहुत ज़्यादा है, बालू रेत का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से बालू रेत उठता है और रोहतक जैसे या मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली जैसे शहरों में या गुड़गांव जैसे शहरों में बिल्डिंग बनाने के लिए, भरत के लिए उस रेत का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक ऐसे ही जब लावा की ऊपरी सतह का अपरदन हो जाता है, काली मिट्टी हट जाती है, तो जो सेकंड लेयर आती है बच्चों, वो सेकंड लेयर कौन सी है? लाल मिट्टी। कौन सी है बच्चों? लाल मिट्टी। और इसकी गौण मिट्टी की बात करें तो इसकी सेकंड गौण मिट्टी कौन सी हो सकती है? पीली मिट्टी होती है बच्चों। कौन सी होती है? पीली मिट्टी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो लाल मिट्टी का जो अल्टरनेट जो है गौण मिट्टी है, माइनर सॉइल है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीली मिट्टी बोल देते हैं। तो आगे चलते हैं। यह जलोढ़ मृदा के बाद दूसरा सबसे प्रमुख मृदा समूह है। तो ऊपर देखेंगे, इट इज द सेकंड मेजर सॉइल ग्रुप इन द कंट्री, इन द इंडिया। तो द परसेंटेज रेशो इज 18.6%। और एरिया की बात करें तो 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 18.6% क्षेत्रफल पर फैली हुई यह मिट्टी है। और टोटल एरिया की बात करें तो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर मानी जाती है। कहाँ पर ये फैली है बच्चों? तो इस मिट्टी का जो विकास है वो देख लेते हैं। दक्षिण पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास ज़्यादा हुआ है। यह मिट्टी रवेदार आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है, और इसका जो वितरण है प्रमुख रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार जैसे राज्यों में विशेष तौर पर पाया जाता है। वहाँ पर यह विशेष तौर पर पाई जाती है। या यूँ कहें कहाँ पर नहीं पाई जाएगी तो हरियाणा पंजाब में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हरियाणा और पंजाब में यह मिट्टी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी बात बच्चों, उपजाऊ क्षमता की बात करें तो इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता तो ठीक ठाक है, लेकिन पानी की कमी की वजह से यह क्या रहती है? अनुपजाऊ रहती है। दूसरा, इसका पानी का जो अवशोषण होता है, जो पानी मिलता भी है, वो पानी का अवशोषण भी यह कम ही करती है। इस आधार पर इस मिट्टी में, ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, इस आधार पर इस मिट्टी में रियलिटी में जो है बच्चों बागवानी फसलों की खेती बड़े स्तर पर होती है।
बागवानी फसलों की खेती बड़े स्तर पर होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है स्लाइड में। ऊपरी भागों में इसमें जो प्रमुख फसल होती है बच्चों वो कौन सी होती है, बाजरे की होती है। और निचली घाटी और मैदानों में जहां इसकी परत मोटी है, सिंचाई का उपयोग कर कपास, गेहूं, दाल और तंबाकू, मूंगफली इत्यादि पाए जाते हैं। तंबाकू, मूंगफली इत्यादि यहाँ पर उगाए जाते हैं। महीन कणों वाली लाल और पीली मिट्टियाँ सामान्यतः ठीक ठाक होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियाँ मृदाएं अनवर होती हैं, वो ज़्यादा फर्टाइल देखने को नहीं मिलती। तो सीधी सी बात है, जो जिसके बारीक कण होंगे वह चाहे कोई भी मिट्टी हो वह बच्चों क्या रहेगी, उपजाऊ। अब जैसे कि राजस्थान की जो मिट्टी है, सैंडी टेक्सचर वाली जो मिट्टी है, आम भाषा में लोग इसको क्या मानते हैं कि भाई यह मिट्टी ना तो मतलब इस तरह की मिट्टी है कि यह अनउपजाऊ है, बंजर है। लेकिन भाई साहब जितना रिवर फ्लो उत्तर प्रदेश में है या पंजाब में है, तो उतना रिवर फ्लो अगर राजस्थान में हो जाएगा ना, तो पाकिस्तान जैसे 2-3 देश तो हम वैसे ही पाल लेंगे। तो पाकिस्तान जैसे 2-3 देश तो हम वैसे ही पालेंगे, क्योंकि हमारा अनाज का प्रोडक्शन, गेहूं का प्रोडक्शन या धान का जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमारा कि पूरे वर्ल्ड पर हम क्या होंगे, सुपीरियर होंगे। लेकिन प्रकृति को ये पसंद नहीं था, और प्रकृति के पुराने आधार पर अगर हम ये माने कि पुराने आधार पर क्या हुआ, तो पुराने आधार पर यहाँ पर बहने वाली जो सरस्वती नदी थी वह विलुप्त हो चुकी है, और विलुप्त हो गई है। और यहाँ पर ड्राइनेस, जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो मानसून है उसको रोकने वाली को डायरेक्ट रोकने वाली कोई पर्वत श्रृंखला भी नहीं है। और पर्वत श्रृंखला नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर बारिश भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। और बारिश प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चों यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, शुष्क रहती है। और शुष्क जलवायु होने की वजह से राजस्थान की मिट्टी में नमी की कमी रहती है, और इसीलिए वहाँ पर धन धान्य व अनाज का उत्पादन क्या रहता है बच्चों, कम ही है। तो हम बैक टू द मेन टॉपिक, और मेन टॉपिक हमारा चल रहा था बच्चों लाल और पीली मिट्टी। तो जो लाल और पीली मिट्टी का जो बारीक कण होगा बच्चों, वहाँ पर फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। जहाँ पर मोटे डले के रूप में मिट्टी देखने को मिलेगी, वहाँ पर इनकी फर्टिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लैटराइट मिट्टी। तो नेक्स्ट है कौन सी बच्चों, लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी बच्चों वो मिट्टी है, तो लैटराइट मिट्टी वो है जब लावा की ऊपरी सतह यानी काली मिट्टी, दूसरी सतह लाल मिट्टी, और तीसरी सतह आपकी लैटराइट मिट्टी होती है। यानी ऊपरी 2 सतहों का अपरदन हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल लीचिंग हो जाता है। उसके बाद जो नई मिट्टी निकलती है वह मिट्टी कौन सी निकलती है बच्चों, लैटराइट मिट्टी। कौन सी निकलती है, लैटराइट मिट्टी क्लियर है। अब इस आधार पर जब हम आगे चलते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखने को मिलता है कि देखो फोटो में डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि लैटराइट मिट्टी वो होती है जहाँ पर भारी तापमान होता है और भारी वर्षा होती है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भारत में तापमान भी ज़्यादा मिलेगा और वर्षा भी ज़्यादा मिलेगी। तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है बच्चों वो तो होती है मानसीराम पे। कहाँ पर होती है, मानसीराम, आपका मेघालय की बात कर रहे हैं। तो लेकिन उसके अलावा एवरेज रेनफॉल मैक्सिमम रेनफॉल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एवरेज वर्षा कहाँ पर होती है, बहुत बड़े क्षेत्र की बात की जाए तो बच्चों होती है पश्चिमी घाट पर। कहाँ पर होती है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट वो क्षेत्र है जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसके पश्चिमी हिस्सों पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जो लगातार श्रृंखलाबद्ध पर्वत श्रृंखला है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पश्चिमी घाट कहते हैं। क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारे देश में जब आती है तो सबसे पहले कहाँ पर टकराती है, पश्चिमी घाट से टकराती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें करती है। और दूसरा आप ये भी समझे कि जो हमारा जो दक्षिणी हिस्सा है, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, उसकी डायरेक्शन भी किसकी तरफ है, ज़्यादा इक्वेटर की तरफ है। और इक्वेटर की तरफ डायरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से आप खुद सोचिए कि वहाँ पर तापमान भी क्या रहेगा बच्चों, ज़्यादा रहेगा। तो इस आधार पर अगर मैं एक कॉमन लाइन कहूँ कि लावा जब ठंडा होकर जम जाता है उसकी ऊपरी सतह कौन सी है, काली मिट्टी। अगर ऊपरी सतह हट गई तो कौन सी मिट्टी आएगी, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी जब हट जाती है प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से तो तीसरी सतह कौन सी आएगी बच्चों, लैटराइट मिट्टी। कौन सी आएगी बच्चों, लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी की खासियत ये होती है बच्चों, इसमें सिलिका का निश्चलन हो जाता है, और सिलिका की कमी की वजह से बच्चों यह मिट्टी अनफर्टाइल बन जाती है। और मिट्टी अनफर्टाइल बन जाती है तो इस आधार पर
मिट्टी अनफर्टाइल बन जाती है, तो इस आधार पर इस मिट्टी में अधिकांश बागवानी फसलों की खेती ही ज़्यादा होती है। और जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इसमें उगने वाली जो प्रमुख फसल होगी लैटराइट मिट्टी में, वो क्या होगी, तो कैस्यू होगी। क्या होगी, कैस्यू, यानी काजू की खेती सबसे ज़्यादा होगी। साथ ही इस मिट्टी में मसालों की खेती ठीक ठाक होती है, जिनको ज़्यादा रेनफॉल की आवश्यकता होती है। उसके अलावा इसमें जो होती है कॉफ़ी, कॉफ़ी और चाय की खेती अच्छी खासी होती है। साथ ही बच्चों इसमें रबड़ अच्छा खासा होता है। साथ ही मसाले की बात करें तो इलायची इसमें अच्छी खासी उत्पादन, इलायची का उत्पादन इसमें अच्छा खासा होता है। तो देखते हैं आगे। तो लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, दीज सॉइल्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग कॉज्ड बाय ट्रॉपिकल रेन, बाय intense leaching caused by tropical rains. So with rain, lime and silica are leached out. With rain, lime and silica are leached out, यानी निक्षालन हो जाता है, leaving behind soils rich in iron oxide and aluminium compounds. तो सिर्फ क्या बच गया इसमें, लोहे के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बच गया, और क्या बच गया बच्चों, एल्यूमिनियम के यौगिक एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है यहाँ पर मिलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम के कंपाउंड क्या बोलेंगे, या और जो है उसको क्या बोलेंगे, बॉक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, बॉक्साइड। तो आगे चलते हैं। लैटराइट मिट्टियों का जो स्वरूप है वो ईंट की तरह होता है, भीगने पर कोमल और सूखने पर यह डलेदार हो जाती है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा इसे तेजी से नष्ट भी कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ यानी नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा खाद और उर्वरक की भारी मात्रा किसान को डालनी पड़ती है। इन मिट्टियों का जो लाल रंग है इसमें उपस्थित लो ऑक्साइड के कारण होता है। अधिकतर फैलाव की बात करें तो अधिकतर फैलाव बच्चों इसका कहाँ पर हो रहेगा, पश्चिमी घाट में रहेगा। और भारत का ज़्यादा सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी एरिया की बात करें तो कौन सा है, पश्चिमी घाट है, जहाँ पर जो हमारी मानसून से होने वाली वर्षा है, सबसे पहले जो मानसून वर्षा टकराएगी तो पश्चिमी घाट पर केरल राज्य में टकराएगी, और उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो चलिए अब HCS 2023 की बात करें तो HCS 2023 में बच्चों सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। लाल मिट्टी के ऊपर, लैटराइट मिट्टी के ऊपर और काली मिट्टी के ऊपर 3 क्वेश्चन डायरेक्ट दिए गए हैं। उनकी चर्चा भी हम अभी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट है लैटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन। लैटराइट मिट्टियों के जो रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में मिट्टी अधिक अम्लीय होती है, यानी पश्चिमी घाट पर जहाँ पर हाई ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं, तो उन चोटियों में मिलने वाली जो मिट्टी है या लैटराइट जो मिट्टी है उसमें एसिडिक नेचर ज़्यादा मिलेगा। उन मिट्टियों में एसिडिक नेचर ज़्यादा मिलेगा। तो सीधा अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट पर मिलने वाली गोदा बेटा जैसी चोटियां हैं, कालसुपाई जैसी चोटी है, कालसुपाई जैसी चोटी है, उसके अलावा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। तो इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई अच्छी खासी है, तो इन पहाड़ियों पर मिलने वाली जो मिट्टी होगी लैटराइट मिट्टी, क्या उसकी ऊंचाई के कारण क्या इसमें एसिडिक नेचर रहेगा या बेसिक नेचर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। साथ ही आगे बात करते हैं तो इसमें लोहा, पोटास, एल्यूमिनियम की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये मिट्टियाँ कम उपजाऊ किंतु उर्वरक के उपयोग से इनमें कपास, चावल, राई, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। लैटराइट मिट्टियाँ देश के 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 3.7 वर्ग क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों की फसलों की खेती के लिए लाल लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त। क्लियर है बच्चों?
तो यहाँ तक हमने 3 मिट्टियों के बारे में चर्चा की। एक कौन सी लाल मिट्टी, दूसरी लैटराइट और तीसरी कौन सी बच्चों, हमने काली मिट्टी की यहाँ पर विशेष चर्चा की। तो अब जो हमारा सेगमेंट बनता है वो बनता है बच्चों कि HCS 2023 में आए हुए जो क्वेश्चन हैं इनके ऊपर, उनके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन हम देखते हैं। तो 2 मिनट का होल्ड रखते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने जैसे बोला था कि HCS 2023-24 का जो पेपर था प्रीलिम्स में, उसमें मिट्टियों से संबंधित 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अब उन 3 क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं कि उनका आंसर क्या रहेगा और कितना कोरिलेटेड रहेगा, जो हमने आपको पढ़ाया है वो कितना कोरिलेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है बच्चों, which of the following features are associated with the regular soil in India? हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पर लिख रखा है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारत में रेगड़ मृदा से संबंधित है। अब रेगड़ मृदा की बात चल रही है तो बच्चों सीधा सीधा इसका रिलेशन किससे हो गया, काली मिट्टी से हो गया। किससे हो गया बच्चों, काली मिट्टी, या फिर किससे हो गया, ब्लैक सॉइल से संबंधित हो गया। अब इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या दी हुई है, देखो पहला, यह तीव्र लीचिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। तीव्र लीचिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। तो ये है पहला स्टेटमेंट। तो बच्चों इस आधार पर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा होल्ड रखते हैं। दूसरा करते हैं कि यह आयरन, पोटास और फास्फोरिक सामग्री से भरपूर होती है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हमारा जो आयरन तो ठीक है, लेकिन पोटास और फास्फोरस तो ये तो भारतीय मिट्टियों की सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है। भारतीय मिट्टियों में ये सबसे बड़ी कमी पाई जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया इस वजह से। अब सेकंड गलत हो गया तो बच्चों बी गया, डी गया और क्या गया, ए। तो बच गया क्या आंसर, सी। तो क्या आंसर बच गया, 3 और 4। बाकी आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी इसके हिसाब से फिर एक भी क्या हो गया, गलत। यह मुख्य रूप से दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सेंट्रल हाईलैंड रीजन में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर पाई जाती है, यही इसका आंसर है। और लावा प्रवाह से निर्मित होती है, बिल्कुल सही। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास तथा चूना भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 3 और 4 इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों ब्लैक सोइल पे एज इट इज आप क्लास को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको डायरेक्ट वहां पर मिलेगा कि इसमें क्या क्या अच्छी खासी मात्रा मिलता है और क्या अच्छी खासी मात्रा में नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लाल और पीली मिट्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, लाल और पीली मिट्टी से संबंधित है। हाँ देखो थोड़ा सा ब्लर मोड मिलेगा आपको, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि कौन कौन सी विशेषताएं भारत में लाल और पीली मिट्टी से संबंधित है। तो पहला है, यह अति वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय और आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा देखो, यह क्रिस्टलीय कांतरी चट्टानों में आयरन के डिफ्यूजन के कारण इसका रंग क्या होता है बच्चों, लाल होता है। हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड देखो, यह हाइड्रेटेड फॉर्म में पीला रंग ले लेती है। हाइड्रेटेड फॉर्म में पीला रंग ले लेती है, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। फोर्थ देखते हैं, यह शुष्क स्थिति में आयरन और सल्फर के कारण लाल और पीला रंग ले लेती है। नहीं भाई, सल्फर के कारण नहीं, सल्फर के कारण तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, ग्रे कलर कोड इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या निकल रहा है, 2 और 3, यानी क्रिस्टलीय और कांतरीय चट्टानों में आयरन के डिफ्यूजन के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और दूसरा, हाइड्रेटेड फॉर्म में पीला रंग ले लेती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। आंसर क्या रहेगा, बी, 2 और 3। तो बच्चों HCS की तैयारी भी अगर आप पेपर को उठा के देखेंगे या किसी और बड़े एग्जाम को उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये फसल से संबंधित मामला क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है।
तो इस क्वेश्चन में देखते हैं मिलेट फसल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन रागी फसल से संबंधित है? अभी जो रागी फसल है ये बच्चों हाई कार्बोहाइड्रेट वाली जो है फसल है और कर्नाटक में इसका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो एक बार देखते हैं। तो पहला क्या स्टेटमेंट इसमें है, रागी वर्षा आधारित फसल है और अधिकतर काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है। अब देखो अगर रागी मिलेट के रूप में है, रागी किस में बच्चों? मिलेट के रूप में है, मोटे अनाज के रूप में है, तो अधिक वर्षा वाली तो है ही नहीं है फसल, और अधिक वर्षा वाली नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, रागी लाल, काली, रेतीली, दोमटी और उथली काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा इसका ऑप्शन है, और जो है इसका ऑप्शन है कि हाँ काली, रेतीली, दोमटी और उथली काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है। ऑप्शन 1 में भी ये लिखा था, लेकिन ये वर्षा आधारित फसल है, इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। उसके बाद करते हैं थर्ड। तो थर्ड, यह शुष्क क्षेत्र की फसल है और आयरन, कैल्शियम तथा रुक्सांश रफेज से भरपूर होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें आयरन और कैल्शियम रुक्सांश से यह भरपूर फसल होती है। उसके अलावा फोर्थ, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश में रागी के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। देखो बच्चों, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, कर्नाटक का तो पता है, लेकिन झारखंड और राजस्थान में ये नहीं उगती है, तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और इसका आंसर क्या हो गया? बी, केवल 2 और 3। इसका आंसर क्या रहेगा? केवल 2 और 3। अब जब हम इस बिहाफ पर इन क्वेश्चंस को जब डिस्कस करते हैं तो बच्चों आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, और आपकी तैयारियों के लिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी हमेशा तत्पर रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जो मिट्टियाँ बची हुई हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ है करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।